जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूँ पूर्वावलोकन की इस सीरीज के अगले वीडियो में। हम हिस्ट्री का पूर्वावलोकन कर रहे हैं, जिसमें हमें छठी सदी जो राजनीतिक दशाएं थीं ईसा पूर्व में, जो बुद्धिज्म जैनिज्म के बाद हमें करनी है। जो महाजनपद हैं, जो मगध, वत्स, कुरु, पंचाल हैं, उन्हें हमें आज पढ़ना है। तो हम पहले तो थोड़ा सा एक दो चीज़ें देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, जिससे आपका 2 सेकंड में रिकॉल करा देते हैं। जैसे अगर हम कुरु महाजनपद की बात करें तो उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की अहिछत्र या काम्पिल्य थी राजधानी। शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। वत्स की कौशाम्बी थी। कौशल की साकेत या श्रावस्ती थी। मल्ल की कुशीनारा थी या पावा भी थी। काशी की वाराणसी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह। वज्जी की वैशाली थी। चेदी की सोत्थिवती थी। मत्स्य की विराटनगर थी। असमक की पोटन या पोटली थी। यूपीएससी में इस बार यही महाजनपद किस नदी के किनारे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, वह भी हम अभी करेंगे। अवंती की उज्जैनी थी या महिष्मती थी। गांधार की तक्षशिला थी। कंबोज की राजपुर या हाटक थी राजधानी। ठीक है। जियोग्राफी के भी वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ पूर्वावलोकन के, आप वहाँ भी देख सकते हैं चल के। कुछ वंश हैं जो हम देख लेते हैं। एक सबसे पहले वंश आया हर्यक वंश, जो कहाँ आया, मगध पे आया। मगध पे सबसे पहला वंश हर्यक वंश, उसमें बिंबिसार था, अजातशत्रु था और उदयन था। फिर उसके बाद आया शिशुनाग वंश, जिसमें शिशुनाग था, काकवर्ण था। नंद वंश आया, जिसमें महापद्म नंद, और उसके बाद यहीं पे धनानंद आता है। धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो 2 मिनट में रिकॉल हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के। जो भारत के प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हुए वो किस के बने थे? तांबे के, सोने के, रांगा के या चांदी के? तो चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे। तो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी इन्हें कहा जाता था, जो मुख्यतः चांदी के बने होते थे। इसके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा गया है। इस पे आहत सिक्कों पर भी क्वेश्चन आ चुका है। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है को सर्किल में हमेशा रखेंगे। क्या अंग चंपा की राजधानी है? वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशल की अहिक्षेत्र। मत्स्य की विराटनगर। तो ये RO 2017 में ही पूछा गया। तो कौशल जो है वह गलत है। कौशल की जो महाजनपद की राजधानी थी वो साकेत या श्रावस्ती थी। ठीक है। और जो अहिक्षेत्र है वह उत्तरी पांचाल की राजधानी है। अहिक्षेत्र किसकी है? उत्तरी पांचाल की। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ कुछ राजा हैं, इसका भी रिवीजन कर लें। अवंती राज्य का राजा प्रद्योत था। वत्स राज्य का उदयन था। कौशल राज्य का राजा प्रसेनजित था। और मगध राज्य का राजा अजातशत्रु था। ठीक है। 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो अभी ऊपर देख कर आए, प्रद्योत अवंती का शासक था। प्रद्योत कहाँ का शासक था? अवंती का शासक था। चंड प्रद्योत अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती थी। बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंड प्रद्योत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। किसके साथ? बिंबिसार के साथ संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रद्योत के पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने राज्यवेद जीवक, जीवक भी आप पढ़ते होंगे, जीवक किसका समकालीन व्यक्ति है? बिंबिसार और प्रद्योत का। ठीक है। उसके उपचार हेतु भेजा था। अवंती 6ठी शताब्दी में प्रमुख राजतंत्रात्मक महाजनपद था, जबकि मूल प्रश्न में गणराज्य का उल्लेख हुआ है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। ये गणराज्य नहीं था, ये राजतंत्रात्मक था। ठीक है। 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी? तो कलिंग में खोदी गई थी। कलिंग में। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से एक से ज़्यादा क्वेश्चन मिलने की संभावना हमेशा रहती है। ठीक है।
तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्म नंद ने कलिंग विजय की थी और उसके राजा जिनसेन की प्रतिमा उठा ले गया था। कलिंग में एक नहर का भी निर्माण कराया था। किसने? महापद्म नंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ या अवंतिका या तक्षशिला? तो अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। ये किसकी राजधानी थी? अभी पढ़कर आए हैं। तो अवंती की दो राजधानियां में से एक क्या थी? उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। अभी पढ़कर आए हैं। 7th क्वेश्चन में कुछ आपको डायग्राम में दिया गया है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। यहाँ कौन से राज्य हुआ करते थे? तो हमें पता है सी वाला सही होगा। क्यों सही होगा? सी वाले में यहाँ मत्स्य था, बी में यहाँ अवंती उज्जैन नीचे दिख भी रहा होगा, ये वत्स था, ये अंग था, अंग महाजनपद। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। ठीक है, ये याद रखिए राजधानी। वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे, कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। ठीक है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पाटलिपुत्र पूरब में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ है। नंबर 2, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। नंबर 3, पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से, पूर्व में गंगा नदी से घिरा हुआ है। नंबर 4, पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से, पश्चिम में चंपा नदी से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है और हुआ भी है कई जगह। तो पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र, यहाँ क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया है। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु ने की थी। सर्वप्रथम उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। अगर किसने स्थापना की तो हम अजात शत्रु लिखेंगे, लेकिन राजधानी किसने बनाया तो हम क्या बताएंगे? उदयन ने राजधानी बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये याद करना चाहिए। अगर नहीं याद है तो याद है तो कोई बात नहीं, इनमें से कोई आंसर में नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो अभी अभी हम देख कर आए हैं, कौन सा था वो था अजात शत्रु। बसाया था, ये ध्यान रखना, बसाया था और राजधानी बनाया था, दोनों में अंतर है। बसाया किसने था? अजात शत्रु ने। राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये आंसर होना चाहिए उदयन। तो सबसे पहले ये दोनों कंफ्यूजिंग क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। बसाया था अजात शत्रु ने और राजधानी बनाया था उदयन ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? अनर्थ, चोल, तक्षशिला। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तक्षशिला आपको पता है पाकिस्तान तरफ है। चोल भी आपको पता है, हम पिछले बारे में पढ़े थे कि यहाँ पर चोल हुआ करते थे। तो इसका आंसर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु झेलम नदी के बीच स्थित है। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में। अनर्थ प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। तो ये शब्द भी याद रखो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि अनर्थ क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। उदयन की जो कथा है कहाँ से संबंधित होनी चाहिए? मथुरा से, कौशाम्बी से, उज्जैन से या महिष्मती थे? सिंपल है, उज्जैन से संबंधित होनी चाहिए। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने, किसने? ये भी ध्यान रखो, भास पे कई क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित किया है। तो स्वप्न वासवदत्तम किसके द्वारा रचित नाटक है? तो महाकवि भास द्वारा रचित नाटक है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन और अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। तो अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री थी है, ध्यान रखिएगा। तो आप बताओ चाटक की बहन कौन थी?
चाटक की बहन हम पिछले वीडियोज में क्वेश्चन का आंसर करके आए हैं। यह कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद था। दिए गए प्रश्न में उदयन से तात्पर्य वत्सराज उदयन से है, वत्सराज उदयन, ठीक है, वत्सराज उदयन से है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? ईसा पूर्व चौथी, ईसा पूर्व छठी, ईसा पूर्व दूसरी। तो हम छठी पढ़ रहे हैं। अभी हमने ऊपर बताया छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, जब राजा वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था, जो कि हर्यक वंश से संबंधित था। हर्यक वंश सबसे पहला शासक था जिसने मगध साम्राज्य में अपने आप को स्टेब्लिश किया। हर्यक वंश पहला वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको पता होता है मगध राज्य था जो सर्वाधिक शक्तिशाली था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? कौन सा गणतंत्र नहीं था? तो हमें पता है यौधेय जो था वह गणतंत्र नहीं था, बाकी शाक्य गणतंत्र था, लिच्छवी गणतंत्र था। गणतंत्र और राजतंत्र आपने पढ़ा होगा। राजतंत्र मतलब जहाँ राजा का शासक होता है, गणतंत्र मतलब जहाँ चुनाव होते हैं या सब लोग चुनकर किसी को राजा बनाते हैं। तो बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं जो इस प्रकार हैं। आपको रटे होने चाहिए, इनमें से ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कपिल वस्तु के शाक्य जो थे वह भी गणतंत्र थे, गणराज्य था। सुमन सुम सुमारगिरी के भग्ग थे, अल कप्प के बुली थे, केस पुत्र के कालाम थे, राम गाम के कोलीय थे। कोली पे क्वेश्चन आ चुका है, ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं। कुशीनारा के मल्ल थे, मल्ल भी हम पढ़ के आए थे बुद्धिज्म वाले में। पावा के भी मल्ल थे, ये भी हम कुशीनगर वाले में बुद्धिज्म और जैनिज्म में पढ़ के आए हैं। पिप्पलीवन के मौर्य थे, वैशाली के लिच्छवी थे, ये तो आपको पता ही होगा। मिथिला के विदेह थे। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट कहें तो ये जो हाईलाइट किया है मल्ल, कोलीय, लिच्छवी गणराज्य, विदेह और शाक्य मुनि, ये आपको रटे होने चाहिए क्योंकि इनका संबंध कहीं ना कहीं बुद्धिज्म और जैनिज्म से भी है। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो नंद तो होंगे नहीं, मौर्य होंगे नहीं, गुप्त होंगे नहीं, तो बचा कौन? लिच्छवी नरेश। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्र संघ में सर्वप्रमुख थे, ठीक है, वज्र संघ में लिच्छवी सर्वप्रमुख। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी, वैशाली के लिच्छवी। निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? पार्श्वनाथ, जंत्रिका, बिंदुसार, शाक्य, स्कंदगुप्त, मौर्य, चेटक, लिच्छवी। तो इसमें हमने अभी पूछा था आपसे चेटक की बहन कौन थी? तो राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे। तो राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। यह भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी आप बताओ कि चेटक की बहन का विवाह किससे हुआ था? नेक्स्ट चलते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो दो हैं, एक बौद्ध ग्रंथ है, एक जैन ग्रंथ है। दोनों में सूचना मिलती है। तो अंगुत्तर निकाय है जो बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, इसमें 16 महाजनपदों की बातें लिखी हैं। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपद बताए गए हैं। तो दोनों ये बात क्लेम करते हैं कि 16 महाजनपद थे और इसीलिए हम 16 महाजनपद मानते हैं, क्योंकि दो लोग हैं जो प्रूव कर रहे हैं। एक अंगुत्तर निकाय में भी लिखा है और भगवती सूत्र में भी 16 ही महाजनपद लिखे गए हैं, ऊपर नीचे नहीं है।
16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? तो अंगुत्तर निकाय में, और दूसरा भगवती सूत्र में। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय करता है। और जैन धर्म पूछेगा तो भगवती सूत्र। ठीक है, देखो पीसीएस 2008, पीसीएस 2008, बीपीएससी 2003, पीसीएस 2004, एक ही क्वेश्चन पूछ लिया इतनी बार। अब नेक्स्ट चलते हैं, महाजनपद के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लिखित मिलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी उल्लेखित हैं? इनमें से कौन है जिनके अष्टाध्यायी में भी नाम मिलते हैं? तो अष्टाध्यायी पहली बात तो लिखा किसने? पाणिनि ने, ये पता होना चाहिए। फिर उनके नाम पता होने चाहिए। तो ABC तीनों हैं, मगध, अस्मक, कंबोज, इन तीनों के नाम अष्टाध्यायी में मिलते हैं। चेदी और वत्स का नाम नहीं मिलता। तो पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े वैयाकरण हुए हैं। तो पाणिनि कौन थे ये पूछा जाएगा। और अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो इस शब्द को देख लो, क्योंकि ये वैयाकरण होता है जो कि गलत लिख के आएगा और आपको सही शब्द चुनना पड़ेगा। आप जानते हैं क्वेश्चन आता है वैयाकरण। तो पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े वैयाकरण थे। इनका व्याकरण क्या होता है? व्याकरण को जानने वाला या व्याकरण से संबंधित व्यक्ति वैयाकरण। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। तो अष्टाध्यायी क्या है? नाटक है? नहीं। कविता है? नहीं। उपन्यास है? नहीं। क्या है? व्याकरण। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 4000 सूत्र हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी में मगध, अस्मक, कंबोज, गंधार, शूरसेन आदि का उल्लेख है, जबकि अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिली है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिली है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में तो मिली है। 2 और 4 के साथ हम चले जाएंगे। ठीक है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। महाभारत में उत्तरी पांचाल की राजधानी को क्या बोला गया है? तो उसको अहिक्षेत्र बोला गया। अहिक्षेत्र। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिक्षेत्र थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ठीक है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मथुरा की राजधानी शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। तो ये आपको पता होना चाहिए किसमें लिखा गया है? महाभारत के अनुसार है। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो शूरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? इसीलिए मैंने पहले ही वो बॉक्स आपको पढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे पता था राजधानी खेलेंगे आज। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक बार आप उसको देख लें अच्छे से बस। अंग की राजधानी चंपा थी। बिहार के वर्धमान, भागलपुर, मुंगेर के जिले में अंग महाजनपद अंतर्गत था। राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में भी चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। तो पुराणों और महाभारत में मालिनी प्राचीन नाम किसका बताया जाता है? चंपा उसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी किसकी थी? सुक्तिमती क्या पांचाल की थी, चेदी की थी, अवंती या कुरु की थी? तो चेदी वंश की राजधानी सुक्तिमती थी। बुंदेलखंड के पूर्वी उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद था, जिसकी राजधानी सुक्तिमती थी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। इस बार यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। तो गोदावरी नदी के तट पर अस्मक राजधानी मिलती है। यह अस्मक गलत लिखा, अस्मक। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में अस्मक नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित इस जिसकी राजधानी पैठन या पोतन या पोटली, प्राचीन नाम प्रतिष्ठान। तो इसमें कई फैक्ट हो गए आपके। अस्मक नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य है। राजधानी पैठन या पोतन या पोटली या प्रतिष्ठान भी कहा जाता है। यही अस्मक पूछा गया था। एक तरफ 4 राज्य दिए गए थे, दूसरी तरफ 4 नदियों के नाम थे। अस्मक के सामने एक नदी का नाम लिखा था। ठीक है, ऐसे ही सरयू के सामने आपका कौशल लिखा था। ऐसे गांधार पूछा गया था, अवंती पूछा गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन फिर से आ सकता है।
कि एक तरफ राज्य दे दे चारों और दूसरी तरफ नदियों के नाम दे दे और पूछ ले इनमें से कौन सा सही मिलान हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो बी, राजस्थान में मत्स्य महाजनपद स्थित है। तो राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर वाले इलाके में, जिसकी राजधानी विराट नगर है। आप फिर से बैक जाइए, वो मैंने टेबल पढ़ाई है, वो एक बार आप पॉज करके रट लीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना है। मगध की राजधानी कौन सी थी? ये भी आप पूछोगे कौन सी नहीं थी, पूछना चाहिए था इसमें। तो गिरिव्रज, राजगिरी जो थी वो राजधानी थी। सिर्फ राजगिरी ही नहीं थी, और भी राजधानियाँ थीं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज या राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था, जो मैंने ऊपर हर्यक वंश आपको पढ़ाया था। तो वो किसके अनुसार पढ़ाया था मैंने? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। बृहद्रथ वंश किसके अनुसार है? पुराणों के अनुसार। इसके पश्चात अजातशत्रु आया, मगध का शासक बना। अजातशत्रु का पुत्र उदयन बना और उदयन ने राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी राजधानी। तो 3 यहाँ याद रखनी है। मगध की 3 राजधानियां हुई, एक राजगृह, दूसरा पाटलिपुत्र और तीसरा आप बताइएगा, या तो अभी आ ही जाएगा, मैं बता दूंगा। तो पहली राजधानी किसने बनाई थी, दूसरी किसने बनाई, तीसरी किसने बनाई? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसमें कोई दो राय अब नहीं होनी चाहिए, राजगिर या गिरिव्रज या राजगिर, राजगीर भी कहा जाता है राजगिरी को। 35, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? तो कोई शक नहीं होना चाहिए, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपारण, इनमें से कोई नहीं। 36, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगिरी। प्रथम वैदिक काल के दौरान राजगिरी, राजगीर भी कहते हैं, गिरिव्रज भी कहते हैं, राजधानी के रूप में था। राजवंश बृहद्रथ, ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है बृहद्रथ का उल्लेख, महाभारत के यहाँ शासक जरासंध का उल्लेख प्राप्त होता है। लेकिन बौद्ध धर्म की में जरासंध, सॉरी, हर्यक वंश की बात होती है। बौद्ध कौन सा था बौद्ध ग्रंथ? उस बौद्ध ग्रंथ में बिंबिसार और हर्यक वंश की बात शुरू होती है। 37 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? आ गया देखो, गिरिव्रज थी, राजगिरी थी, पाटलिपुत्र थी, कौशाम्बी का कोई लेना देना नहीं था। गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, तीनों राजधानियां इसकी थी। गिरिव्रज को राजगिरी ही बोलते हैं, राजगीर, राजगिरी, गिरिव्रज तीनों एक ही हैं। उदयन ने पाटलिपुत्र राजधानी बनाया था। तो बसाया किसने था? अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे, बसाया किसने था पाटलिपुत्र को? राजधानी बनाया था उदयन ने, लेकिन बसाया किसने था? प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? श्रावस्ती किस आकृति की है? तो बी, अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के निकट सहेत महत नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। नेक्स्ट चलते हैं, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया? राज्यहंता वंश भी इसे कहते हैं, सॉरी, पितृहंता वंश। पितृहंता वंश भी इस वंश को इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पिता को मारकर गद्दी पर लोग बैठते थे। तो पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा और फिर इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी अजातशत्रु की और अपने आप गद्दी पर बैठ गया। लेकिन ये ध्यान रखना, उदयन 2 हुए हैं। एक कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन थे, जिनका संबंध प्रद्योत वंश से था, जो वो भास ने
उसमें कहानी लिखी थी, वो उदयन अलग थे, ये उदयन अलग है। ये कहाँ के हैं? ये मगध के हैं, हर्यक वंश के, और वो वत्स के उदयन थे, वो अलग थे। 40 अजात शत्रु के वंश का नाम क्या है? तो हर्यक वंश है, इसमें कोई दो राय नहीं। पितृहंता वंश किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। किसने मगध साम्राज्य में वज्जीगण संघ को हराकर आत्मसात किया? तो किसने वज्जी को हराया था? अजात शत्रु ने। अजात शत्रु थोड़ा बड़ा शासक हुआ है, ठीक है। मगध साम्राज्य का एक शक्तिशाली राजा माना जाता है अजात शत्रु को। अजात शत्रु ने क्या बौद्ध संगीति भी कराई है? कौन सी कराई है, कहाँ कराई है, बताइएगा। वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य था। यहाँ के शासक लिच्छवी थे। वैशाली और लिच्छवी हम कितना पढ़ के आए हैं, आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार के समय से ही मगध एवं वज्जी संघ में मनमुटाव था। बिंबिसार यानी हर्यक वंश का संस्थापक अजातशत्रु के पिताजी। अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। निरायवली सूत्र से ज्ञात होता है। कौन सी वली? निरायवली सूत्र से पता चलता है कि लिच्छवीगढ़ का प्रधान चेटक था। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों और 18 गणराज्यों काशी कौशल को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध मोर्चा तैयार कर लिया। भगवती सूत्र क्या कहती हैं? भगवती सूत्र जो किताब है उससे ज्ञात होता है कि अजातशत्रु इन सबका विजेता था। कूटनीति से काम लिया। पाटलिग्राम में उसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। उसने अपने मंत्री वत्सकार को भेजकर वज्र संघ में फूट डलवा दी। फलस्वरूप वे परस्पर लड़ने लगे, उनका संगठन कमजोर हो गया। अंततोगत्वा अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित कर दिया, उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला दिया। तो किसने लिच्छवियों को पराजित कर मगध साम्राज्य में मिला लिया था? अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? तो ये भी कोई पूछने वाली बात है। शिशुनाग के समय में। शिशुनाग भी बहुत खतरनाक राजा हुआ है मगध साम्राज्य के ऊपर, नाग वंश का था। तो मालवा क्षेत्र को किसने मिलाया था? शिशुनाग ने। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती मालवा क्षेत्र को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो एक जगह आप छोटी सी पेज पे लिख लीजिए, लिच्छवियों को किसने हराया था? अजातशत्रु ने। मालवा यानी अवंती को किसने हराया था? शिशुनाग ने। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद था। ये भी कोई पूछने की बात है। शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। महापद्मनंद या उग्रसेन भी बोलते हैं। सर्वछत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। इनके जो नाम है इनको भी याद रखिएगा आप, बेहतर रहेगा। क्या क्या नाम थे? सर्वछत्रांतक, अपरो परशुराम, महापद्मनंद, उग्रसेन। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता? आप भी कह लो। महापद्मनंद। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद, शिशुनाग। उसका आंसर नहीं दिया गया। चेक करते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रजेनजित के बहन महाकोशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। कालांतर में शिशुनाग ने जब वैशाली को अपनी राजधानी बनाई तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया। दिए गए विकल्पों में या नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया? उल्लेखनीय कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर शिशुनाग माना था। उत्तर प्रदेश आयोग ने। नेक्स्ट चलते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो महापद्मनंद के बाद धनानंद को हराकर मौर्य वंश आता है सत्ता में। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी होगा मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में
कुल 9 राजा हुए थे। नंदवंश के अंतिम काल में जनता ने बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता के शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसका लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से नंदवंश का राजा धनानंद की हत्या कर अंत कर दिया। नंदवंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके उपरांत शुंग, कण्व, गुप्त आदि ने शासन किया। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सिंपल है, हर्यक वंश से हम उठाएंगे और आंसर पहला लगा देंगे। नहीं, पहला नहीं लगाएंगे क्योंकि हर्यक वंश के बाद अच्छा मौर्य भी दिया। हाँ तो 4 1 3 2 यानी हर्यक वंश आया, फिर नंद वंश आया, नंद वंश को हराया मौर्य वंश ने, और मौर्य वंश के बाद आया शुंग वंश। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में थे? अभी हम ऊपर आपको बता के आए थे कि जीवक को याद रखना। तो किसके दरबार में थे और किसकी सहायता के लिए उन्हें भेजा गया था? तो बिंबिसार के दरबार में थे और उन्हें गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में थे। बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। ये ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, फिर आ गया। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? इसमें कोई पूछने की बात है? अब तो हम आराम से बता देंगे। अब तो आप पूछ लो कौन था, पहली बार नहीं बता पाते। नहीं, पहली बार भी बता देते, पढ़ाई की है हमने, ऐसा नहीं है। चलो 2 कथन दिए गए हैं, ए और बी, नीचे पढ़ो और कूट दो, यानी सही उत्तर का चयन करो। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। बी कह रहा है वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? एक सही है, एक गलत है, तो बी वाला सही है, यानी दोनों ए और बी सही हैं। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था और वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। पढ़ लेते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक मत तथा दर्शनों के प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण किया। विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी घूम घूम कर जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार प्रसार करने लगे। एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करते थे कि हम बढ़िया, वो खराब, वो बढ़िया, हम खराब। सीधी बात। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलन के प्रमाण अन्य देशों से भी मिलते हैं। चीन, ईरान, यूनान में पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले कन्फ्यूशियस, जरथुस्ट्र, पाइथागोरस, नाम सुना होगा मैथ वालों ने, पाइथागोरस। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर बहुत जोर था, जिससे पुरोहितों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। धन व्यय, पशु बलि को भी बढ़ावा मिला। कालपी नगर किस नदी के तट पर बसा है? कालपी नगर बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा, तो यमुना नदी के किनारे कालपी नगर बसा है। यूपी स्पेशल का भी प्रश्न बन सकता है। कालपी नगर यमुना नदी के किनारे है। तो कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रियानाथ, कालप्रिया नगरी के नाम से भी विख्यात था। शॉर्टकट में इसे कालपी कहा जाने लगा। राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, 4वीं सदी में राजा वासुदेव द्वारा बसाया गया था। अब चलते हैं फिर राजधानियों की तरफ। महाजनपद एक तरफ, दूसरी तरफ राजधानी। तो सबसे पहले आप सबसे आसान वाला दोहरो। सूरसेन हम मथुरा देखकर आए हैं, सी का फर्स्ट, तो 2 तो गए, बी वाला कट कर दो, डी वाला कर दो, क्योंकि सूरसेन मथुरा। अब आता है मत्स्य, कुरु, असमक। तो मत्स्य का विराटनगर देख कर आए थे, ए3 कहाँ है? ए3 सी में है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। तो बी का 4, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, अश्मक की राजधानी थी पोतन या प्रतिष्ठान, भी पढ़ के आए थे हम लोग ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आ जाओ, एक सही सुमेलित नहीं है। तो कंबोज की राजधानी क्या राजपुर हाटक थी? असमक की राजधानी पोतन पोटेल थी, सही है। सूरसेन की कौशाम्बी थी, नहीं, सूरसेन की तो नहीं सही है।
शूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? 2021 में ही यूपीआरओ में पूछा गया था। तो इसमें से 8 महाजनपद ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश में थे। कौन कौन से थे? अब की बार नाम पूछ लेगा। कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, शूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल। ये 8 महाजनपद थे जो इस समय उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है उसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में बताता है? श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन था। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। श्रेणी व्यवस्था मात्र भारत में ही प्रचलित थी। तो इसका डी सही है। असत्य पूछा है, सर्किल नहीं किया, अभी गलत हो जाता। असत्य पूछा है, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। ये मात्र ने सारा खेल खराब कर दिया। प्राचीन कालीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वालों के समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की जाती थी। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण, श्रेणियां देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी। साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों का प्रचलन उल्लेख मिलता है। यूनानी आक्रमण देख लेते हैं। यूनानी आक्रमण, तो नंबर 1 क्वेश्चन, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो उस समय नंद वंश का शासन था और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद जो सिकंदर का समकालीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता था। भद्रसाल उसका सेनापति था। ये तीनों फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी टपक जाएगा एग्जाम में, क्योंकि सिकंदर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और धनानंद से भी क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? धनानंद। आधे क्वेश्चन तो इसी पर पूछ लिए। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं, आराम से विचार करना। कथन ए, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ देता है। कारण वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। क्या दोनों सही हैं? सी वाला सही होना चाहिए, ए सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य नहीं धनानंद हुआ करता था और उससे पराजित नहीं हुआ था। इसके कई कारण हैं, जिन्होंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई होगी, आपने जहाँ से पढ़ी होगी, उन्होंने कहानी बताई होगी कि कैसे वो आते हैं, व्यास नदी से चले जाते हैं, वो सब पूरी कहानी। हकामानी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद 326 ईसा पूर्व बसंत के अंत में विशाल सेना का जो सेनापति या जो राजा सिकंदर था वह भारतीय विजय के लिए निकल पड़ता है। 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 में सितंबर माह में सिकंदर ने पोर्टल से वापस यूनान को प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। ठीक है। 4th क्वेश्चन, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? जागो नारी जागो, मस्सग, आपको शायद नाम भी नहीं पता हो। जिस राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण कर लिया था, उस देश, उस राज्य, उस जगह का नाम भी लोगों को नहीं पता होता। आप इसको कहीं भी मेंस में अपना यूज कर सकते हो, एस्से में यूज कर सकते हो, या कहीं भी आप कुछ प्रूव करना हो तो स्त्रियों के साहस के लिए इस लाइन को लिख सकते हो कि जिसको आप सिकंदर महान करते हो, कहते हो, उसके विरुद्ध स्त्रियों ने मोर्चा खोल दिया था। सिकंदर के आक्रमण के समय अशोक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मस्सक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण कर लिया। जब जब पुरुष हारेगा, स्त्रियां उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी मिलेंगी और कहेंगी हमारी छोरियां छोरों से कम है कि
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम यूपीएससी यूपीपीसीएस कई जगह देखते हैं, लड़कियां हर जगह कमाल कर रही हैं। लड़कियां सिर्फ आपको इंस्टाग्राम पे नहीं दिखेंगी, लड़कियां वहाँ भी हैं जहाँ आप उनकी तारीफ नहीं करते। आप रील भेज कर भी कहते हैं देखो लड़कियां ऐसा काम कर रही हैं, आप क्यों उनका सपोर्ट कर रहे हैं? अगर आपको वो पसंद नहीं है, आप सपोर्ट करिए उस लड़की का जो पर्वत पे चढ़ के तिरंगा फहरा रही होती है। आप उस लड़की का सपोर्ट करिए जो विदेशों में जाकर के भारत का नाम रोशन कर रही है। आप उस लड़की का सपोर्ट करिए जो यूपीएससी पढ़ना चाहती है और घर से बाहर आकर अगर अकेली रह रही है तो उसको आपके होने से कोई तकलीफ ना पहुंचे, उसे ये महसूस ना हो कि हम गलत जगह पर रह रहे हैं। आप अगर रात में कहीं निकल रहे हैं और आपको कोई लड़की अकेली दिख रही है तो उसको आपसे भय नहीं होना चाहिए। ऐसे ही देश 1947 तक नहीं बनेगा विकसित। हमें अपने देश को विकसित बनाने के समय सिर्फ जीडीपी नहीं देखना होता है। हमारे घर की लड़कियां अगर बाहर पढ़ने जा रही हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उन्हें गर्व होना चाहिए। वो घर पे आके कहें कि हमारे रास्ते में इतने लड़के मिले लेकिन किसी ने मुझे आंख उठाकर नहीं देखा। उन्हें उनका जब रास्ते से निकल रहे हो तो उन्हें कांपते हुए ना निकलें, बल्कि खुश होकर निकले कि यस अब हमारा देश बदल रहा है। एक तरफ हम लड़कियों के लिए इतना सब लिखते हैं कहते हैं, दूसरी तरफ हमारी लड़कियों के लिए हर रोज न्यूज़ कुछ ना कुछ आ रही होती है। और सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़कियों को भी लड़कों के बारे में समझना चाहिए, लड़के भी, क्योंकि आजकल क्या ही हो रहा है। खैर ये विषयांतर हो जाएगा, लेकिन जो भी न्यूज़ में हो रहा है दोनों को समझ के चलना पड़ेगा तब जाके, क्योंकि लड़कियां भी जरूरी हैं लड़के भी जरूरी हैं। आप देखिए सिकंदर, महान सिकंदर, जब पुरुष हारने लगे तो सैनिकों के सामने स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया कि अभी हम जिंदा हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। कौन कौन से कारण थे जिससे सिकंदर सफल हुआ भारत में? पहली बात तो सफल ही नहीं हुआ, तो वो तो चला गया था। खैर ये लोग कहते हैं तो मान लेते हैं। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। कौन सा सही है? तो बी वाला सही है, 1 2 3। चौथा गलत है, वह एक अच्छा प्रशासक था, ऐसा कुछ नहीं, प्रशासक का कोई लेना देना नहीं था फौज में। सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्य डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया। तात्पर्य यह है उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी। आम्भी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों के उसे सहयोग दिया। आपने जहां भी पढ़ा होगा वहां आम्भी नाम के शासक जो था उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। हालांकि चला गया था सिकंदर वापस। ये पढ़ लेते हैं। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया। राज्य कुछ मतलब 2 राजा थे, एक तक्षशिला में थे आम्भी राजा, यहाँ पहले चाणक्य वहीं थे। चाणक्य ने देखा ऐसा राजा है जो सिकंदर के सामने सरेंडर कर दिया कि भाई अपन तो लड़ेंगे ही नहीं, लेकिन एक वहीं पोरस था जिसने कहा कोई बात नहीं, हारेंगे तो हारेंगे लेकिन हम लड़ेंगे, और सिकंदर से लड़ता है, कोई बात नहीं, हार जाता है, सिकंदर भी खुश होकर उसका राज्य वापस लौटा देता है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो डाइमेकस, अनिस्क्रेटस, अरिस्टोब्यूलस, नियार्कस। तो सबको पता होगा सी वाला जो था डाइमेकस। डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस को नामक अपना राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। तो ये भी ध्यान रखो किसने किसको भेजा था। तो एंटियोकस राजा था सीरिया का, उसने बिंदुसार की सभा में डाइमेकस को भेजा था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, डाइमेकस। तो आज के लिए इतने रखते हैं। आज के लिए मतलब अगली वीडियो आपको जो मिलेगी वो मौर्य साम्राज्य की मिलेगी। हम बहुत वीडियो बना रहे हैं, आप देखिए जाकर प्लेलिस्ट सेव कर लिए। जब कुछ पढ़ने का मन न करे वीडियो चालू करिए और रिवीजन शुरू कर दिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।